नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग होगी परसों, यानी कि 26 अप्रैल को। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, बांका और भागलपुर की सीट है। इन 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार 400 पार। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं और अपने विचारों को खुलकर रखते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैंने पहले ही कहा है। तो हर पार्टी की बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बार 400 पार के नारे के साथ। बिहार में जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी जो है साथ है। जीतन राम मांझी का चुनाव हो गया। जीतन राम मांझी तो अब फ्री हैं, घूम रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी है। इस बार 400 पार क्या लग रहा है? अब तो प्रचार प्रसार भी समाप्त हुआ है। दूसरे फेज की जो वोटिंग होनी है उसके लिए डुगडुगी, अब जो प्रचार की डुगडुगी होती है वो बजनी बंद हो चुकी है। क्या लगता है इस बार 400 पार बिहार और यूपी में ऐसा दिख रहा है? शुक्रिया आलोक जी। अब तो अब की बार 400 पार, ये एक तो किस वजह से मांगा जा रहा था, ये बीजेपी के ही कई प्रत्याशियों ने कह दिया कि 400 पार इसलिए क्योंकि सरकार तो 300 पे भी बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। तो हुँ, ये एक चीज लोगों के बीच चली गई है और हुँ, ठीक ठाक ढंग से गई है। पूरे विपक्षी दलों ने इसे उठाया है और जनता भी समझ रही है। दूसरी बात ये कि 400 पार का नारा असल में उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बीजेपी ने अपने कैडर को दिया था कि वो 14 में तो अलग परिस्थितियां थी, 19 में भी अलग परिस्थितियां थी। 2 बार मौका भी दिया, 2 बार ऐसा लगता था कि बहुत वोकल इलेक्शन हो रहा है, जनता एकदम लड़ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम पूरा जनता लड़ रही है, नेता आत्मविश्वास में है। इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इस बार ये जो 400 पार है, ये 2 जगह पे केवल दिख रहा है। मोदी जी के भाषण में, मोदी जी हैं तो थोड़ा-सा अमित शाह जी में भी मिल जाएगा और बीजेपी किसी नेता में भी ये तेवर वो बार-बार नहीं है कि हम 400 पार ले आ रहे हैं, तो एक उस जोड़ी में दिख रहा है। दूसरा, उनकी जो मीडिया वाली या तो टेलीविज़न चैनल की मीडिया है या उनकी एक खास तरह की वोकल मीडिया, माउथ मीडिया बना दी गई है, जो गाँव-गाँव थोड़ा व्हाट्सएप पे फैलाती है कि मनमोहन सिंह कह रहे थे, व्हाट्सएप सब यूनिवर्सिटी मुसलमान पर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। इन 2 जगहों को छोड़ दें तो पूरे देश में आज की तारीख में कहीं भी 400 पार की कोई उत्तेजना नहीं है। शांत है चुनाव आलोक जी। और मैं यूपी में बैठा हूँ और बिहार पर नज़र रखता हूँ। तो ये 2 राज्य मैं राजनीतिक रूप से इसे समझ रहा हूँ, बाकायदे इसका एक-एक सीट का ब्यौरा देखता हूँ और मिजाज पढ़ रहा हूँ। बिहार में भी लगातार लोगों से संपर्क में रहता हूँ। पहला चरण बिहार और यूपी दोनों में ये तो बीजेपी के खिलाफ चला गया। और अब जो दूसरे चरण के चुनाव हैं, इसमें भी कोई बहुत समीकरण ऐसा दिख नहीं रहा है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि पहले चरण और दूसरे चरण में यूपी में एक चीज़ नई उभर के आ गई कि राजपूत समाज जो है, वो बहुत नाराज़ है। जाट समाज बँटा हुआ है। जाटों में एक तबका बीजेपी को वोट दे रहा है, एक तबका उसके नाराज़ भी है कि यार यही यही तो किसान आंदोलन की वजह बने, यही बहुत सारी नाराज़गियाँ रही, बहुत सारे बीजेपी का कोर वोटर बढ़ रहा है। बिहार जब जाता हूँ, बिहार के लोगों से बात करता हूँ, तो बिहार में भी ये दिख रहा है कि जो उनका कोर वोट समुदाय है, चाहे वो अपर कास्ट का भूमिहार समुदाय हो और समुदाय हैं, या जो ईबीसी कम्युनिटी के कुछ वोटर को जिसको वो ले जा रहे थे, जिसके लिए वो नीतीश कुमार को ले गए, चिराग पासवान को ले गए, उपेंद्र कुशवाहा को ले गए। इन जगहों में भी कोई बहुत उत्तेजना नहीं दिख रही, उत्साह नहीं दिख रहा है। और बहुत शांत चुनाव है। तो मुझे लगता है आलोक जी, पहली टिप्पणी मेरी ये है कि यह चुनाव शायद नरेंद्र मोदी और उनके लोगों के अति आत्मविश्वास के शिकार हो जाने का और शांत चुपचाप रह करके अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सरकार के बदलने की दिशा में जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे अंतिम परिणाम क्या होता है। जी। नहीं, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज की, पहले फेज़ में भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरा है। हम बिहार की नहीं बात कर रहे हैं, हर स्टेट्स में वोटिंग परसेंटेज गिरा है। मैं इसकी तुलना करूँगा 1999 और 2004 से। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी को लाना था। 2019 में भी पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी को लाना था। लेकिन 2004 में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरे थे, शाइनिंग इंडिया का नारा था। उस वक़्त पेंशन को भी बंद कर दिया गया था। अभी भी कुछ क्या परिस्थितियाँ वैसी मिल रही हैं 4 से 24 वाली, 2004 से 24 वाली? 2024 में भी गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम है। क्या ये वजह है गर्मी के चलते वोटिंग परसेंटेज गिर रही है या फिर बाकी कहानी कुछ अलग है? आलोक जी, अगर थोड़ा-सा चुनाव का विश्लेषण करें तो 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव, बहुत दूर नहीं जाते हैं। आपने बिल्कुल सही एक 2019 के चुनाव से तुलना की 2004 के जोड़ करके। तो 19 में जैसे पुलवामा और 1999 में कारगिल वार, आपने बढ़िया लिंक किया।
तो जी। वो लगभग एक जैसी पृष्ठभूमि में उस चुनाव शुरू नहीं हुआ था 2019 का, और किसी कार्यक्रम में भाग लेने मैं उत्तराखंड गया हुआ था, पहाड़ी इलाके में था। मैं हुँ। कार्यक्रम से लौट रहा था। अभी कोई चरण अभी शुरू नहीं हुआ था। हाँ, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। पुलवामा हो गया था ना, कोई फरवरी-वरवरी का महीना रहा फरवरी में होगा। हुआ, 14 फरवरी को। हाँ, फरवरी के लास्ट तक जाते-आते मैंने जहाँ कम आबादी है, वहाँ आम लोगों को सड़क पर उतरकर नारे लगाते देख लिया कि देश बचाना है तो बीजेपी को लाना होगा, देखो ये पुलवामा हो गया, देखो भारत माता की जय, ये वो। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो कारगिल के समय उस समय दिखा था। रही बात 2014 की, तो 2014 और 2004, मुझे लगता है उसकी तुलना आप करिए। 14 में भी बदलाव चाह रहे थे लोग, 4 में भी बदलाव चाह रहे थे। हाँ, 4 की तुलना जब आप एक तरफ से कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज से, उसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ दूँ। 4 में वोटिंग परसेंटेज गिरे थे, काफ़ी गिर गए थे। गिरे थे, बिल्कुल ठीक बात है। 4 में भी गिरे थे और 24 में भी कम से कम पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज गिरा हुँ, है। हुँ। छोटा-मोटा 1-2 एंगल बनता है इस बात के विश्लेषण का, जैसे मैं यूपी की बात करूँ, अभी गेहूँ कट के पूरा अनाज घर में नहीं गया है, किसान उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये किसान वोटर किसको वोट देता है ज़्यादातर? ये कोर वोटर तो बीजेपी का उस तरह तो है नहीं, बँटा हुआ है, उसमें से जी, कुछ बीजेपी को जाता है, कुछ अधिकांश विपक्षी दलों को जाता है। और जो वो शहरी वोटर है, जो पढ़ा-लिखा वोटर है, जो अपर कास्ट वोटर है, जो हिंदू के नाम पर देता है, वो तो इस तरह की किसी चीज़ में लगा नहीं है। उसका परसेंटेज क्यों गिरा है? उसका परसेंटेज इसीलिए गिरा है क्योंकि उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो कहता है कि बीजेपी से हम नाराज़ हैं हुँ, और किसी को वोट देने का मन नहीं है, गए ही नहीं। लेकिन जो बीजेपी से ये अपोज़ में वोटिंग का है, वो परसेंटेज ठीक-ठाक है। एवरेज पूरा पहले चरण का निकाला गया तो 60.80%, 60% मतदान हुआ है। कोई बहुत कम नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत कम है। कुछ जगह हैं जहाँ पर परसेंटेज, जैसे यूपी के कई चरण हैं जिसमें औसतन 3 से लेकर के 6% तक हुँ, मतदान कम हुआ है, हुँ, ये है। हुँ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो मिजाज है चुनाव का, ये मिजाज बीजेपी के खिलाफ है। अगर ये ना होता आलोक जी, तो पहले चरण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर ही बदल गया। ले गए मुसलमान और हिंदू पर, ले गए मंगलसूत्र पर, ले गए एससी एसटी वालों को डराने पर कि तुम्हारा आरक्षण तो मुसलमान ले जाएंगे, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ले गए पूरा कौम में, मुस्लिम लीग पर ले गए। हुँ। अरे भाई, ये जो दर्शा रहा है ना आलोक जी, ये हताशा दिख रही है नहीं, वो तो कि कह रहे ये हैं ना कि कहीं बाबा साहब अम्बेडकर भी अब आ जाएँगे तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। वो तो 80% हाँ, सनातनियों ने बनाया है। हाँ, बाबा साहब संविधान बदलने के लिए संविधान बनाए थे ना, ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाला बयान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। बाबा साहब ये भी लिख गए। बाबा साहब लिख गए कि राजनीतिक आज़ादी तो बराबरी की दे दी हमने, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं होगी तो राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं लेगा। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए, बाबा साहब के दिए हुए सारे संवैधानिक अधिकारों को पिछले 10 साल में बीजेपी या तो खत्म कर चुकी है या खत्म करने की दिशा में है। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी 2 ही जगह आरक्षण था। दोनों हुँ, सरकारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में जा चुकी हैं, लगभग सारी जा चुकी हैं। हुँ, मान के चलिए 1 आध 2% बचा हुआ है मामला। निजी शिक्षा हर जगह पूरा वो है, शिक्षा में आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। नौकरियाँ 1% हैं, 100 में 85 नौजवान इस देश के बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई और नौकरी सरकारी 1% के आस-पास। फिर आरक्षण कहाँ बचा? नरेंद्र मोदी सरकार बाबा साहब के साथ ये सम्मान कर रही है। लेटरल एंट्री में 350 लोग जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे बना दिए गए और उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। अगर है तो मोदी जी जवाब दें, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब बाबा साहब का संविधान तो गया। बाबा साहब के संविधान में ये था कि उनको जाति जनगणना कराकर हक दिलाएंगे और बीजेपी करी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। एससी एसटी ओबीसी को हक दिलाने की बात जब मनमोहन सिंह ने की तो हुँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात की और आखिरी में एक वाक्य कहा कि इनका संसाधनों पर पहला हक है। और नरेंद्र मोदी जी की जो स्क्रिप्ट लिखा है वो लगता है कांग्रेस वाला आदमी है, वो गलत स्क्रिप्ट लिख गया, फंस गए मोदी जी, क्योंकि वो झूठ पकड़ में आ गया कि मनमोहन सिंह ने कहा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको पहला हक मिलेगा। यही तो संविधान कहता है, क्योंकि जो रेस में पीछे हो गया, आपने जाति के नाम पर भेदभाव किया, आपने धर्म के नाम पर भेदभाव किया, तो जो आरक्षण है वो एससी एसटी ओबीसी को मिलता है। मुसलमान को भाई वैसे ही, अब आप पूरे मुसलमान कम्युनिटी को कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, घुस हुँ, बैठिए,
ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? मतलब ये तो बात क्लियर है कि उनको प्रधानमंत्री मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये बात क्लियर है कि उनको मुसलमानों का अरे वोट वो चाहिए तो ही नहीं। बीजेपी और आरएसएस की राजनीति है आलोक जी, कि उन्हें हुँ। ना मुसलमानों को वोट चाहिए, ना मुसलमानों को टिकट देना है। एक शाहनवाज हुसैन, एक मुख्तार अब्बास नकवी रबर स्टाम्प बनाकर बैठाए जाएँगे। पता नहीं वो लोग घुसपैठिए हैं कि नहीं है? मोहम्मद शमी का ज़िक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो क्या घुसपैठिए हैं कि शहनवाज़ नहीं है? हुसैन के कागज़ तैयार हैं? अगर एनआरसी लागू होता है तो उनके कागज़ तैयार हैं? क्योंकि उस देश का कागज़ सांसद हैं कागज़ कि नहीं तैयार है नहीं ना। है? ये तो अंदर वाली बैठक में दोनों लोग बताते होंगे, शाहनवाज बाबू भी नहीं दिख रहे हैं, मुख्तार बाबू भी नहीं दिख रहे हैं आजकल। तो बड़ा हुँ। स्थिति खराब है आलोक जी, मुझे लग रहा है ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता आपसे कह रही है कि अगर आपके पास 10 साल के काम का हिसाब होता, आप वाक़ई वाक़ई आप 400 जीत रहे होते तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जयंत चौधरी, वो अजित पवार, उसके बाद फिर अशोक चौहान, उसके बाद फिर राज ठाकरे, कौन किसी को छोड़ा? एक फिर से एक नीतीश कुमार को शायद भ्रष्टाचारी कुछ सब और भी कहे बीजेपी में। जाते हैं। नीतीश कुमार तो आंकड़े कुछ हैं? और नीतीश कुमार तो आंकड़े कुछ हाँ। और कहे जाते हैं। जी, जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलोक जी, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव अब जनता लड़ रही है। ये चुनाव अब संविधान बचाने का चुनाव बन चुका है। ये चुनाव अब देश के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी का हिसाब दीजिए। एकदम हिसाब सामने चाहिए। आज तो हम और आप जब बात कर रहे हैं तो ईवीएम पर सुनवाई चल रही है। अभी 2 बजे कोर्ट में पेश होना है सबको। ईवीएम वाला मामला आएगा। अगर ईवीएम पे आ गया कि वीवीपैट का मेल कराना होगा, यकीन मान के चलिए 150 के आसपास बीजेपी नहीं जा पाएगी। इसलिए क्योंकि अति अति आत्मविश्वास में उन्होंने अपने कोर वोटर को नाराज कर दिया और जनता अब संविधान बचाने के लिए एकदम चुनाव लड़ रही है। मतलब जी। कोर वोटर जो है उनके हैं जो एग्रेसिव वोटर थे, जो 2014 में 19 में कहे थे कि हाँ, मोदी को लाओ, बीजेपी को लाओ। वो इस बार नहीं दिख रहे हैं, नदारद है, गायब है। एकदम शांत है। कहीं भी मतलब वोट ही मैं नहीं तो दे रहे लगता है। पता है दोनों बात है। देखिए एक तो क्या होता है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, जो एकदम मतलब आप समझ जाइए किसकी बात मैं कर रहा हूँ। एकदम कोर, वो शहर में रहता है, वो थोड़ा पढ़ा-लिखा है, वो थोड़ा संपत्ति से सक्षम है, नैरेटिव बनाता है, घूम-घूम के नैरेटिव बनाता है। ए भाई देश बचाना है तो कौन चाहिए? मोदी जी। इस बार वो गायब है, दिख ही नहीं रहा है कहीं। कई तो नाराज बताए जा रहे यूपी है, जैसे यूपी में राजपूत समुदाय घोर नाराज, रैलियां करके सम्मेलन करके बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। ब्राह्मण समाज चुप है, कायस्थ समाज चुप है और गांव में जो ये सब हल्ला मचा के कहता था ना इस बार फलाने की सरकार, वो सब एकदम कहीं चुपचाप बैठा हुआ है। तो यह नाराजगी दिखा रही है कि भैया आपके अपने लोग नाराज हो गए और जो आम जनता है वो मुद्दों पर नाराज हो गई। तो लेकिन हाँ, लेकिन खुल के कहूंगा, किसी उत्तेजना में किसी भावावेश में हम भी विश्लेषण न करें। आलोक जी, जैसे टॉस कराते हैं ना पैसे को, तो हुँ, टॉस कराने पर पैसा नाचता है हुँ। और जमीन पर गिरकर अभी सिक्का नाच रहा है। मेरा मानना है कि अभी ये दोनों तरफ पलट सकता है। अब 60% मैं इसका फेवर दूंगा कि ये बीजेपी के खिलाफ शांत है, खामोशी है, जनता चुप है अगर तो बीजेपी के खिलाफ चुप है और 40% का अभी भी गुंजाइश मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अंत में परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन इनका कोर वोटर नाराज है, इनका कोर वोटर वोट देने नहीं जा रहा है, इनका कोर वोटर माहौल नहीं बना रहा है, इनका कोर वोटर गांव में नहीं घूम रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, गांव में जो जा रहा है उसको विरोध झेलना पड़ रहा है। उनके लोग पूछ रहे 10 साल में क्या किया, बहुत तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। तो और महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। मतलब इलेक्टोरल अगर बॉन्ड में इस सेकंड फेज़ में अगर वोटिंग परसेंटेज फिर से डाउन रहा तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी खतरा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये डाउन रहेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी मुश्किल में आएगी और इसका संकेत आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा से मिल जाएगा। जैसे हुँ। पहले ही चरण में जैसे ही थोड़ा नकारात्मक सब कुछ रहा, प्रधानमंत्री जी मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर, आरक्षण पर, सब पर चले गए। वैसे ही सेकंड फेज़ मुझे लग रहा है उसी दिशा में अगर जाएगा तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा और परेशान होंगे। जी। देखना होगा। बिहार की अगर हम 5 सीटों की बात करें, बांका है, किशनगंज है, खास करके अगर हम किशनगंज की बात करें, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन सब जगहों पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी टफ फाइट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का स्लिप ऑफ टंग हो जाना कि एनडीए को वोट दो, ये भी एक घातक साबित हो रहा है। तो ये लगता है कि हाँ, मुसलमानों का जो रुख है, वो सारा सीधा क्लियर दिख रहा है कि हाँ, अब तो जब मंगलसूत्र की ही बात हो गई है, हिंदुओं में भी इसको लेकर थोड़ा डेंट है, महिलाओं में खास देखिए करके। देखिए, जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है, वहाँ वैसे भी बीजेपी उतनी मजबूत है नहीं। कटिहार का बेल्ट हो, किशनगंज का बेल्ट हो, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, लेकिन मुस्लिम समुदाय बहुत चुपचाप है। कहीं वो उत्तेजना में आ नहीं रहा है। आपने इतना कुछ बोल दिया, क्या आपने मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई एक टिप्पणी, कोई एक नाराज़गी चुप है भाई वो।
उसे समझ में आ रहा है कि संविधान अगर बचेगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इसे चुपचाप अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें। पश्चिमी यूपी में हमने यही देखा, चुपचाप मुसलमान गए, वोट डाले, अपना काम किया। किसान गए, वोट डाले, अपना काम किया। नौजवान गए, वोट डाले, सब चुपचाप हैं। दूसरी बात कि जो पूर्णिया की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, मतलब आप बिहार में हैं, आप शायद ज़्यादा इसको बेहतर समझेंगे। जितना मैंने क्लिप देखी, तेजस्वी यादव का भी गला बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि आर या पार का चुनाव है, आप या तो इंडिया को वोट दीजिए और या आप, अगर आप इंडिया को वोट नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को वोट दे रहे हैं। ये जो आखिरी में जो वाक्य दब गया, आखिरी में जो चुप हो, मतलब थोड़ा आवाज बैठ गई, माइक की आवाज कम हो गई, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन ये चला गया कि अगर आप इंडिया को नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दीजिए। जबकि मुझे लग रहा है ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन भाई जो चल गया चल गया। जैसे राहुल गांधी ने पश्चिम में, दक्षिण में जाके कहा कि जाति जनगणना कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको हम रिसोर्स देंगे। बीजेपी ने एससी एसटी ओबीसी वाला काट दिया, केवल माइनॉरिटी और मुसलमान वाली बात कही कि एक्सरे कराएंगे और मुसलमान को संपत्ति में हक देंगे, और प्रधानमंत्री उसी पे बोलने लगे। मुझे लग रहा है थोड़ा बीजेपी ट्विस्ट कर रही है, वो व्हाट्सएप से गांव गांव मैसेज भेजती है, और हमारे लोग तो थोड़ा एक कोई वीडियो देख लेते हैं। और आजकल एक उदाहरण दे दूं, 1 मिनट लूंगा अब आपका, आधा मिनट। एक वो आता है कार्यक्रम संगीत का, वो इंडियन आइडल या क्या कहते हैं उसको, तीन जी, चार जी। जज बैठे होते हैं, हाँ, पीछे वो होता है नाट्य वो। का या कला संस्कृत का। अब आप देखिए कि कितने लोगों ने ग्रीन पर्दे पर गाना अनबन गा करके ऐसे ही, और उसकी म्यूजिक और उसका स्टूडियो में अपने को ले जाकर फिट कर दिया। हुँ, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का जमाना आ गया है, और हुँ, उससे कह रहे हैं कि देखिए हमारा बेटा इंडियन आइडल में गाना गाने गया, जबकि वीडियो गड़बड़ है। आजकल लोग उसी को अपना मान ले रहे हैं कि ये सही, हमारा बेटवा गाया इंडियन आइडल में। वैसे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, व्हाट्सएप का सबसे खतरनाक इस्तेमाल बीजेपी करे, कट कर देती है ना, आपकी बात का काट कर देगी। हम लोग इतना देर बतिया रहे हैं, कोई एक बात काट कर देगी और उसको चला देगी। इसलिए विपक्षी दल के नेताओं को और सजग होना होगा कि भैया बीजेपी किसी भी स्तर तक जाके झूठ बोल सकती है, प्रधानमंत्री किसी भी स्तर तक जाके नफरती बात बोल सकते हैं, लड़ाने और बांटने की बात बोल सकते हैं। बिहार में मेरा मानना है कि आज की तारीख में मामला एकदम 50-50 हो गया है सर। 40 में से 39 सीटें नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन जीता था ना। आज मैं दूसरे चरण तक की मेरी रीडिंग ये कहती है, मामला एकदम 50-50 होता जा रहा है। अब ये देखना होगा अंतिम में ये परिणाम कहाँ जाता है, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के लोग मतलब परेशान है, वो परेशान है। जी। एनडीए के लोग परेशान हैं और अगर इस बार भी वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो काफ़ी चिंता का विषय होगा। डॉक्टर लक्ष्मी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में बने रहने के लिए। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, वो भी समझ रहे होंगे और जो बीजेपी के एग्रेसिव वोटर हैं, वो भी देख रहे हैं। सच में अगर 400 पार होना है तो घर से निकलिए और सच में अगर आप नाराज़ हैं, आप भी आम जनता की तरह नाराज़ हैं, तो फिर अंजाम वही होना है जो 2004 में हुआ था। हमारे चैनल को नहीं, सब्सक्राइब कर लेकिन लें साथ-साथ। मैं एक लाइन बस जोड़ूँगा, अगर आप हुँ, नाराज़ हैं तो भी वोट देने ज़रूर जाइए। हाँ, वोट आप ज़रूर वोट तो दीजिए। दीजिए, और वोट अधिकांश ज़रूर लोग दीजिए। ये नोटा भी एक ऑप्शन होता है। हाँ, नोटा क्या, नाराज़ हैं तो सज़ा दीजिए ना। हुँ, जी, बहुत समझ धन्यवाद। लीजिए। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करिए। धन्यवाद।